हालांकि तेलंगाना के हालात ये हैं कि बीजेपी ने वहां चुनाव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो चुनाव ठीक से लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में पहुंच जाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में जय विलास पैलेस में वहां पर समर्थकों ने एक तरह से हमला बोला। और ये क्या है? ये वही राजनीतिक न्याय है। और ये तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में और आपस में जो टूटन है, जो भितरघात है, उसने बीजेपी को अंदर से खोखला कर दिया है। नरेंद्र मोदी जहां विश्वास पैदा करके आए थे और आखिर में जुमलों में तब्दील हो गए। आज उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। ये जो जनता के साथ न्याय है, वो जनता के साथ न्याय इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी पूरी ताकत जो दिखाई पड़ती है वो इन 5 साल में दिखाई पड़ती है। जब चुनाव आते हैं वही उस समय जनता जनार्दन होती है। नमस्कार। देश नीति के इस खास कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज चर्चा करूंगा राजनीतिक न्याय की। लोकतंत्र प्रहरी है उस जनता का जो राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के जरिए सत्ता को प्राप्त करती है। यानी जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी पहली पंक्ति में कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में केंद्रित है और वही सत्ता उन लोगों तक पहुंचाना ये राजनीति और लोकतंत्र का दायित्व है। 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 राज्यों की खासियत यह है कि 3 वो हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी सीधे तौर पर आमने सामने है। तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि तेलंगाना के हालात ये हैं कि बीजेपी ने वहां चुनाव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो चुनाव ठीक से लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में पहुंच जाएगी। मिजोरम उत्तर पूर्व का वो राज्य जहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में 30% वहां पर वोट हासिल किया था और इस बार वो मुख्य मुकाबले में है। लेकिन आज की चर्चा में 2 राज्यों पर केंद्रित करना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 2 राज्यों को चुनने के पीछे एक वाजिब कारण है। ये 2 राज्य हैं जो 2018 में चुनाव के परिणामों को अगर आप देखें तो लगभग एक जैसी सूरत थी। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटें जीती थी, यानी बहुमत से सिर्फ 2 फरलांग दूर, 2 सीटों से दूर, यानी 116 सीटें उसको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए और उसने समाजवादी पार्टी की 1, बीएसपी की 2 और 4 निर्दलियों के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई। लेकिन जो इस समय की 21वीं शताब्दी की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और उनके बारे में जो मीम बनते हैं, जैसे ही किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है उन्हें एक स्कूटर पर जाते हुए दिखाया जाता है, उनके हमशक्ल को, और ये कहा जाता है कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं होती है वहां तो हम डेफिनेटली सरकार बनाते हैं। सरकार खरीद सकते हैं, सरकार तोड़ सकते हैं, डरा कर धमका करके विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं। और वही हुआ मध्य प्रदेश में। कमलनाथ की सरकार को आगे चल कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए तोड़ दिया गया। वहां फासला कम था और इसलिए सिंधिया के तमाम समर्थकों को प्रलोभन और डर के जरिए वो सरकार को तोड़ दिया गया और 1.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां पर सत्ता में काबिज हो गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गया।
अब चुनाव में उसी कांग्रेस को फेस करना है जो ज्यादा मजबूती के साथ, और जिसने जो धोखा खाया था, जो जिसने गद्दारी की थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और इस समय मध्य प्रदेश में जो हालात है कि जनता ने बगावत कर दी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के टिकटों को लेकर के विवाद हो रहे हैं, उसमें चाहे वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव हो, जिनको घेर करके उनके सामने हाथापाई की गई, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में जय विलास पैलेस में वहां पर समर्थकों ने एक तरह से हमला बोला। और ये क्या है? ये वही राजनीतिक न्याय है कि वो जो लोग, वो जिन्हें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी, अपनी नीतियां और अपनी सरकार चाहिए, वे लोग किसी भी किस्म की नाइंसाफी को पसंद नहीं करते, और इसीलिए आज वो खुलेआम बगावत पर उतारू हो, और ऐसे लगता है कि जैसे बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पहले ही मध्य प्रदेश में 3 गुट मौजूद थे जब से सिंधिया वहां पहुंचे, एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट, और तीसरा महाराज गुट, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट। उस पर जब इस चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ तो 7 सांसद मैदान में उतार दिए गए, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, और एक और बड़े लीडर, केंद्रीय लीडर, जो अपने आप को ये समझते थे कि उन्हें तो सिर्फ चुनाव मैदान में हेलीकॉप्टर से प्रचार करना है, कहां वो एक विधानसभा में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय। और उन्होंने तो पहले दिन ही हारी मान ली थी जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अब मैं कैसे जनता के बीच में जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगूंगा, क्योंकि पिछले लगातार, अब देखें, 4 चुनाव में, इन 1.5 साल को छोड़ दें कमलनाथ सिंह की सरकार को, तो वहां बीजेपी कायम है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। तो वहां पर जितने घोटाले हुए, चाहे भर्ती के घोटाले हो या दूसरे और तमाम घोटाले, इसमें मौतें तक हुई हैं, जवाब नहीं है किसी के पास। प्रियंका गांधी ने जो कहा था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो छापों का जो डर है, वो मध्य प्रदेश की तरफ घूम करके तो कभी नहीं आता, क्योंकि यहां 101 घोटाले। और जब किसानों ने वहां पर आंदोलन किया तो किसानों पर लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई थी, तो वो एक किसानों का आंदोलन भी। और ये तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, और आपस में जो टूटन है, जो भितरघात है, उसने बीजेपी को अंदर से खोखला कर दिया है। नरेंद्र मोदी को आजकल ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो पार्टी है उसका एक ही चिन्ह है, उसका कमल का निशान, माने चेहरा अब नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में गच्चा खाया है, अपनी पूरी इमेज को दांव पर लगा करके वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया, और रातों रात ऐसे लगा कि नरेंद्र मोदी की सारी जो बरसों बरस से बनाई जा रही इमेज थी, वो ध्वस्त हो गई। करोड़ों रुपया जिस पर लगा करके जो ब्रांडिंग की गई थी मोदी नाम की, वो नमो के जरिए, हर हर मोदी के जरिए, या केबल और केबल टेलीविजन पर एक ही व्यक्ति के आप दर्शन करते थे, नरेंद्र मोदी। और वो नरेंद्र मोदी, उनकी सारी इमेज धुल गई, मिट्टी में मिल गई कर्नाटक के चुनाव में। और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि हमारी एक ही पहचान है, कमल। प्रत्याशी को मत देखिए, और कह तो ये भी रहे हैं अनकहे शब्दों में कि मुझे भी मत देखिए, क्योंकि अब मैं वो नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जहां विश्वास पैदा करके आए थे और आखिर में जुमलों में तब्दील हो गए। आज उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, और उन्होंने जो क्षेत्रीय छत्रप लगाए हैं मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें शामिल हैं, शिवराज सिंह चौहान, इन सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि अगर सरकार बनती है एनी हाउ, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, और सबके दावेदारियों में उलझा करके रख दिया है। लेकिन जनता है कि सड़क पर आ चुकी है, और वो न्याय चाहती है।
कि जो सत्ता में रहते हुए जो अन्याय हुए हैं, जो उत्पीड़न हुए हैं, वही मध्य प्रदेश है जहां एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई। वही वो मध्य प्रदेश है जहां पर दर्जनों घटनाएं दलितों के पीटने, उनके मुंह पर अत्याचार करने की हुई, जहां नौकरियां बिक गई पैसों के भाव में, जहां पर लोगों ने आत्महत्याएं की। वो मध्य प्रदेश जूझ रहा है अपने भीतरी संकट से और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए वो जनमानस बेचैन है। इधर कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो एकजुटता है, वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी मंच पर आकर के दोनों ने इस बात को रेखांकित किया कि नहीं, वो एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने के लिए वो किसी भी तरह की कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ आप आइएगा राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो पिछले 30 साल से एक रिवाज को कायम रखे हुए है कि हर 5 साल पर वहां चुनाव में सत्ता बदलती है। दो ही पार्टियां एक तरह से वहां आमने सामने हैं। हालांकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, वहां पर आरएलडी भी चुनाव लड़ती है और कुछ सीटों पर उनकी जीत भी हुई है। वो राजस्थान जहां पर 2018 में जो सिमिलरिटी है मध्य प्रदेश के साथ, उस राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटों पर 100 सीटों को जीता था कांग्रेस पार्टी ने। 73 पर सीमित हो गई, सिमट गई थी बीजेपी। 100 का मतलब है कि एक आंकड़े से पीछे, बहुमत के एक आंकड़े से पीछे। लेकिन वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की चुने हुए विधायकों ने, बसपा के लोगों ने, समाजवादी पार्टी, आरएलडी के लोगों ने और अशोक गहलोत की अपनी जो वहां पर जादूगरी है, जो उनकी सियासत है, जो लोगों को जोड़ करके रखने की जो अपनी काबिलियत है, उससे उनकी मजबूत सरकार बनती है। चाणक्य का करिश्मा तो वहां पर भी काम कर रहा था, लेकिन वहां पर नहीं चल सका। बताओ, सचिन पायलट ने बीच में बगावत की, अपने कुछ विधायकों को लेकर के वो हरियाणा पहुंचे थे, मानेसर, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, जबकि बीजेपी ये बराबर डिनाई करती रही कि उसका कोई रोल नहीं। सचिन पायलट की नाराजगी अपनी वाजिब हो सकती है, लेकिन उसको कौन पनाह दे रहा था, उसमें कौन चिंगारी लगा रहा था? वो भारतीय जनता पार्टी और वही चाणक्य नाम के अमित शाह, वही खेल कर रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी पार्टी पर और अपनी सरकार पर पकड़ बनाई हुई थी, वो मंसूबा बीजेपी का कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर गैप भी ज्यादा था और बगावत करने के लिए कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तरह का नहीं था जो पूरे तरीके से बिक गया। सचिन पायलट ने कशमकश जरूर की, लेकिन वो उस हद तक नहीं गए, बीजेपी में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं हुए। इस रिवाज को कायम मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को हल्के में लिया, और इतना हल्के में लिया कि नरेंद्र मोदी ने तो वसुंधरा राजे को भी किनारे लगा दिया, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां की सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी की लीडर है। 30 साल से जो वहां रिवाज है, भैरव सिंह शेखावत, फिर उसके बाद अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, यही परंपरा कायम है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। अब इस बार उस रिवाज के अनुसार तो बीजेपी को चुनाव जीतना चाहिए, और इसको लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी शायद मुतमईन भी रहे हो। लेकिन आरएसएस ने जो वहां पर फीडबैक दिया, उसके जरिए थोड़ी घबराहट थी, और यही वजह है कि यहां पर भी उन्होंने 7 सांसद अपने उतारे। ये क्या कोई टोटका है, कोई ज्योतिषी से पूछ करके ये किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। 7 सांसद मध्य प्रदेश में और 7 सांसद राजस्थान में उतारे। उसमें दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौर, ये सांसद उतारे गए जो केंद्रीय भूमिका में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है। और इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो भी लगे हुए हैं कि उनको शायद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो एक तरफ तो
राजस्थान में भीतरी बगावत, पार्टी के भीतर बगावत, वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने दिया कुमारी को खड़ा किया गया और ये कोशिश नरेंद्र मोदी की। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कमतर आंकना वही गलती होगी जो गलती कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे लगा करके की गई थी। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाली वसुंधरा राजे ने कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके सामने नजरें न उठाते हो, जो घुटने टिकाए रखते हो और जो जब चाहे नरेंद्र मोदी उनको आउट कर दें, जब वो इशारा कर दे तो पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे। उन्हें मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र पटेल जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ा सा अपने आप को खड़ा किया, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 साल 1.5 साल अगर छोड़ दें तो उन शिवराज सिंह चौहान को भी इस बात ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश हो रही। उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगा दिया गया है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिक्स है, शायद उनको कॉम्प्लेक्स है अपने से बराबर के एक्सपीरियंस होल्डर नेताओं के साथ या अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री, ये कॉम्प्लेक्स। रमन सिंह 15 साल लगातार मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे वो है जो झुकने का नाम नहीं लेती, जिनकी अपनी राजस्थान में पकड़ है और इसीलिए नरेंद्र मोदी इन सबको किनारे लगाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन राजस्थान में जो अंदरूनी बगावत है वो इस बात को कह रही है, चाहे राजसमंद में जो हुआ या और तमाम नेताओं के सामने राजवर्धन राठौर का विरोध हुआ, ये विरोध इस बात को कह रहा है कि वहां की जो जनता है वो अब रिवाज को बदलने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसके बीच में टूटन हुई थी लेकिन अपने आप को उसने एकजुट किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक साथ रैलियों में जा रहे हैं, मंच पर यह कह रहे हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हमारे बीच कोई किसी तरह का मतभेद नहीं, हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और वो पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने जो अपने शासन के आखिरी के 2 साल में जो काम किए, चाहे उनकी स्वास्थ्य संबंधी योजना हो जिसमें 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है, या 500 रुपए में सिलेंडर देना हो, महंगाई को कम करना, नौकरियां उन्होंने सृजित की, विधवाओं को पेंशन, महिलाओं को पेंशन, ये तमाम जो योजनाएं हैं उसके जरिए अशोक गहलोत की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और वो बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी के सरकार को ले जाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती यह है कि वो एकजुट है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होगी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। वो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ ज्यादा दिखाई पड़ती है और इसलिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि जिन विधायकों को, मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको हटा करके नए लोगों को वहां पर प्रत्याशी बनाया जाए, नए लोगों को टिकट दिया जाए। लेकिन बीजेपी की तो मुश्किल ये है कि अब जनता ही बगावत करने पर आमादा हो गई। वसुंधरा राजे ने अपनी आंखें फेर ली और उस चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तरह से बटरिंग करने पहुंच गए थे ग्वालियर नरेंद्र मोदी। जो सिंधिया कॉलेज है उसके स्थापना दिवस में उन्होंने जो भाषण दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में, उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारा तो ग्वालियर के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। यानी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ससुराल है गुजरात में, उनकी पत्नी गुजरात से आती हैं, इस रिश्ते को उन्होंने आगे रख दी। तो कितना घबराए हुए हैं वो सिंधिया फैमिली से। और ये दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से, वो जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसी ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पे आजकल कांग्रेस पार्टी मजबूत है। लेकिन वो मध्य प्रदेश के जरिए राजस्थान में उसका निशाना साधना चाहे और वसुंधरा राजे को शायद वो थोड़ा उनको नरम करना चाहते हैं। लेकिन अब तो उनको टिकट भी मिल गया है, उनके बेटे तो पहले से सांसद हैं ही।
तो वसुंधरा राजे को बिल्कुल लास्ट फेज में जाकर के टिकट दिया गया है और एक संभावना को बचा करके रखा गया है कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन इस विवाद में, इस आपसी बगावत में ये जरूर हुआ है कि राजस्थान की जो जनता है वो इस बात को समझ गई है कि उनकी सबसे, मतलब जो उनका कैडर है उसको ये लग गया है कि जो सबसे मजबूत नेता है उसको किनारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो वो एक नाराजगी है, एकजुटता नहीं है, आपस में जो एक दूसरे को शह और मात देने की जो साजिश चल रही है, सारे नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो वो आपस की जो टूटन है उसने और ज्यादा बगावत को एक तरह से प्रेरित किया है, उद्वेलित किया है। और लोग हैं कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो एक निष्कर्ष ये निकलता है इन दोनों राज्यों के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के पहले ही, अगले महीने चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, पहले ही पैर उखड़ गए। कार्यकर्ताओं ने उनकी जमीन को पहले से ही साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया, संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान उनके हाथ से निकल रहा है। पहले जो कम गैप था, बेहद नजदीक कांग्रेस जो पहुंची हुई थी, इस बार जनता जानती है। इस बात को लेकर के पूरे देश का जनमानस आशंकित है कि अगर सरकार हल्की बनती है, उसको कम मैंडेट मिलता है, तो चाणक्य के जरिए उसको तोड़ा जा सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि राजस्थान में इस बार और ज्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी आ सकती है, अगर वो जमीन पर अच्छे तरीके से चुनाव लड़ती है, अगर उसने विधायकों और मंत्रियों के एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को कम कर दिया। कांग्रेस के पास सबसे मजबूत जो बात है वो है कि एक लीडर का होना, एक लोकप्रिय चेहरे का होना, एक ऐसे मुख्यमंत्री का होना जिसने जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत मजबूती के साथ लागू किया है। हालांकि एक माइनस पॉइंट वहां पे ये है कि राजस्थान में दलित उत्पीड़न की घटनाएं कई हुई हैं, इसको लेकर के तमाम दलित संगठन वहां पर एग्रेसिव हुए। लेकिन अशोक गहलोत ने उसको जिस तरह से संतुलित किया है, जो उत्पीड़नकारी थे उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, कानून सम्मत कार्रवाई हुई है, उनको जेल भेजा गया है। इससे जो नाराजगी लोगों की थी वो कम हुई है और इसीलिए अशोक गहलोत एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में, और कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा समाज से आते हैं, एक ये भी कार्ड है जो लोकसभा में ज्यादा मजबूती के साथ जिसको कांग्रेस पार्टी भुनाने की कोशिश करे। उसके 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी और 3 में से 2 मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अशोक गहलोत और सिद्धरमैया उपाल समाज से हैं और अशोक गहलोत माली समाज से। तो ये जो स्थितियां, और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बगावत, जनता की बगावत, सिंधिया खेमा अलग और कैलाश विजयवर्गीय कहीं और दूसरी तरफ नरेश सिंह तोमर वो अपनी खींचातानी में, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह ये अपनी खींचातानी में, और जनता बेहाल बदहाल। लेकिन अब सुनिश्चित कर रही है वो कि यहां पर ऐसे पार्टी को जो वोट को अगर खरीद पाती है तब तो ठीक है, नहीं खरीद पाती है तो विधायकों को खरीद लेती है। लोगों को अगर नहीं डरा पाती है, क्योंकि लोगों की असली ताकत तो, लोगों का न्याय तो 5 साल के बाद उस मतपेटी के सामने आता है। ये आज के संदर्भ में वो ईवीएम के सामने आता है कि जब वो बटन दबाती है। ये जो जनता के साथ न्याय है, वो जनता के साथ न्याय इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी पूरी ताकत जो दिखाई पड़ती है वो इन 5 साल में दिखाई पड़ती है। जब चुनाव आते हैं वही उस समय जनता जनार्दन होती है। तो वो जनता जनार्दन आज भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे तानाशाही रवैये से, जिसमें अपमान है, अन्याय है, अत्याचार है और भ्रष्टाचार का तो कोई अंत ही नहीं, व्यापम जैसा घोटाला जिसमें लोग मर गए, जिन्हें किसानों की, दलितों की कोई परवाह नहीं, महिलाओं की बात करना, शक्ति बंधन की बात करना, और वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। कितने महिलाओं को टिकट मिले? ये सारी जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी के भेद को स्पष्ट करती हैं। और इन 2 राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर के रह गई थी,
इस बार जनता उसे और बड़े बहुमत के साथ जिताने की उम्मीद में दिखाई पड़ रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया।